दोस्तों 5 के फंडे में देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लैंडलेस प्लांटेशन वर्कर्स इन नॉर्थ वेस्ट बंगाल face the problem of joblessness, found best opportunity not only to sustain livelihood but also fulfill their nutritional requirements when turned to this farming. The above statement describe which farming? 1. A. Organic mushroom farming. Second, that is B. Goat farming. C. Vitamin A fortified rice farming. And D. Multi-species pisciculture. So आंसर इज ए ऑर्गेनिक मशरूम फार्मिंग। देखो क्या वर्ड है, जॉबलेसनेस थे, फाउंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली टू सस्टेन द लाइवलीहुड बट फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये भी वर्ड है, यानी दोनों जो है एम्स अचीव्ड होते हैं इससे, यानी अर्निंग भी होती है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी वो खा भी सकते हैं। सो ऑर्गेनिक मशरूम फार्मिंग जॉबलेस कंडीशन है। क्यों जॉबलेस कंडीशन है? रीजन ये है कि इन लोगों को जो है ये फार्मर्स जो है इनकी लाइफ जो है बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है बिकॉज ऑफ द इरेटिक एंड नो पेमेंट ओवर द ईयर्स। बराबर पेमेंट नहीं मिल रहे क्योंकि टी प्लांटेशन के अपने बुरे हाल है। Many farm states in the north west of the Bengal are in a bad shape due to the low yield, quality और labor issues. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ऑस्टर मशरूम जो है ये बहुत ही अच्छा है, हेल्दी रहता है न्यूट्रिशनली। ये देखो आप देखते हो बगल के पोस्टर में। तो इसका एडवांटेज क्या है? इट्स अ लो कॉस्ट बिजनेस और हाई डिमांड ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही अच्छी है और इसलिए काफी लोग इसको पसंद करते हैं। साथ में लेबर्स जो है उसकी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो सकती है और अच्छा अर्निंग हो सकता है। अब आसाम बेस्ड जो है एमडीएफ फाउंडेशन ये इनको ट्रेनिंग दे रहा है और टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा है। ये एमडीएफ फाउंडेशन इसके पहले काफी कुछ लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ट्रेनिंग दिया है और उनका अच्छा अर्निंग हो रहा है, उनकी लाइवलीहुड बेहतरीन हो गई है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द energy issues in a European Union member. 1. Nuclear energy is the main source of energy in France and Slovakia. Second, Italy is the only member which completely phased out its nuclear power plants. Third, Sweden is leading in the renewable energy share in the gross final consumption of energy. Which of the above statement is or are correct? सो आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान में रखो क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ इश्यूज जो है पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जीज पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन उन मेंबर्स में ही थोड़े से डिफरेंसेस है कि कौन से एनर्जी को ग्रीन एनर्जी समझेंगे या नहीं। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर और गैस एनर्जी इसको डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रीन टैग, डिस्पाइट हैविंग अ इंटरनल डिसएग्रीमेंट कि भाई वेदर दिस टू एनर्जी सोर्सेज कैन बी कंसीडर्ड ट्रूली एज अ सस्टेनेबल ऑप्शंस। ये क्वेश्चन है। क्यों? तो देखा जाए तो इसमें जो है ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये फेज आउट कर रहे हैं, है ना, ये फेज आउट कर रहे हैं पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और दूसरे तरफ देखा जाए तो ये जो है अपना फ्रांस जो है ना, फ्रांस ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी जो है इस पर ज्यादा एम्फासाइज कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो है टसल उनमें बना है। तो साथ में जैसे फॉसिल रिलायंट कंट्रीज है पर्टिकुलरली ईस्ट और साउथ, यूरोपियन यूनियन की ईस्ट और साउथ में, उनका भी ज्यादातर दारोमदार जो है नेचुरल गैस पर है, तो वो भी चाहते हैं कि नेचुरल गैस जो है ये बनी बनाए रहे। तो यानी फ्रांस और कुछ कंट्रीज जो है वो पुशअप करना चाहते हैं, लेकिन वही जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है कंप्लीटली ग्रीन खुद को करना चाहते हैं, उनको अपोज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे बना है। थर्ड क्वेश्चन, Anchor investor concept is launched by SEBI in 2019. Who is an anchor investor? A. Investor who take the risk by buying shares at
increasing prices in hope to sell at a highest margin in future, or B, bulk future market dealer in a core commodities, or C, institutional investor who invited to subscribe initial public offers opens to get a popularity of the issue, and D, foreign institutional investors who invest in the bulk in only blue chip companies for a long period irrespective of a global changing scenario. So answer is C. आंसर इज सी. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों ये, है ना, और इनको आईपीओ खरीदने के लिए जो है पहली अपॉर्चुनिटी दी जाती है आईपीओ ओपन होने के पहले ही, और एम क्या है, टू गेट द पॉपुलैरिटी ऑफ द इशू. अभी यूज ऑफ आईपीओ फंड टू बिकम अ ट्रांसपेरेंट विद न्यू रूल्स. सेबी ने न्यू रूल्स ला लिए. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट विकसित 2009 में कर दिया था. अब नए रूल के हिसाब से एंकर इन्वेस्टर जो था, पहले तो 30 डेज यानी उसने खरीद लिया, उसके बाद 30 डेज में वो सेल कर सकता था. अभी 90 डेज तक वो सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो है ना कि पेटीएम और जोमेटोज ये आईपीओस काफी कुछ बुरे तरीके से पटक गए, और फिर ध्यान में आया कि ये सब जांगड़ गुत्ता हो रहा है, भाई कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है. ये रोकने के लिए ये सेबी ने रूल्स चेंज किए. एंकर इन्वेस्टर रिक्वायर्ड टू टेक अप द शेयर एट अ फिक्स प्राइस. क्या होता है, फिक्स प्राइस में वो खरीदते हैं टू मेक अदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रूव द डिमांड ऑफ द शेयर. देखो उनकी जिम्मेवारी ये है, और यदि वही धंधा करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी इसी वजह से. ओके, तो इसके लिए ये जो है रिटेल इन्वेस्टर्स, इनको काफी अच्छा बेनिफिट मिले, रिटेल इन्वेस्टर को धोखा ना हो, इसलिए ये नॉर्म्स बदल दिए. What are the features of the anchor investor? क्या है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ₹10 करोड़. 10 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना. एक बार एंकर इन्वेस्टर ने कोटा के लिए डिमांड कर दी तो उसको एश्योर्ड मिल जाता है, और उसको ऐसा नंबर लगाने की जरूरत नहीं है ना. और दे आर एबल टू मेक एन ऑफर ऑफ शेयर्स एट एनीवेयर, कहीं से भी वो ऑफर लगा सकते हैं. इट शुड बी विद इन द प्राइस बैंड. वो ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी, प्राइस बैंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है वही प्राइस बैंड के अंदर में वो अपना ऑफर लगा सकते हैं. एंड इन्वेस्टर्स हु वांट टू फ्लिप ऑन द लिस्टिंग नॉट टू यूज दिस एंकर रूट, है ना, जो चाहते हैं ना कि लिस्ट को फ्लिप करना चाहते हैं, वो एंकर रूट पे नहीं, एक बार बोल दिया तो यही लेना है यही लेना है. अलॉटमेंट जो है एक दिन पहले, अ डे बिफोर एन ओपन आईपीओ ओपन्स. Fourth question, a condition where a portion of a heart become abnormally thick without any known reason is called as A, hypertrophic cardiomyopathy, B, heart arrhythmias, C, pericardial disease, and D, Marfan syndrome. आंसर देख लेते हैं. आंसर इज A, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. न्यूज में इसलिए आया कि 21 ईयर डिफेंडर अनवर अली जो था, ही वाज डायग्नोज्ड दिस डिसीज इन 2019, और फिर उसके बहुत ही बुरे दौर से वो गुजर रहा था, और कोई भी जो लीग है उसको लेने के लिए तैयार नहीं थी. पूरे दुनिया में उसने जद्दोजहद की, और मेन है काफी लोगों ने उसको हेल्प किया, और उसके स्ट्रगल के बाद अभी जो है एफसी गोवा जो है इन्होंने उनके साथ साइन किया, और यही कंडीशन पर भाई कि खेलते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई तो आपकी जिम्मेवार रहेगी. लेकिन फिर भी एफसी गोवा है उनकी जो है पूरी की पूरी केयर लेने वाला है. अब क्या है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, क्या है, इट जस्ट नथिंग बट द थिकन हार्ट मसल. ये देखो, ये दिख रहे, ये अपने हार्ट मसल्स है, ये मसल्स है, बराबर है. ये एरिया जो है देखो थिक हो गया, एक्स्ट्रा थिक हो गया, बहुत ज्यादा एबनॉर्मली थिक हो गया. उसके वजह से क्या होता है कि वो पंपिंग प्रॉपरली नहीं होता है ना. और नॉर्मली ऐसे कुछ खास सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कभी कभी ये इश्यूज बढ़ सकते हैं. इट कैन कॉज द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, है ना, ऐसा सांस लेने को तकलीफ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है,
हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। कभी कभी ये एबनॉर्मल कंडीशन पर जा सकता है और हार्ट रिदम गड़बड़ हो सकता है, कॉल्ड एज अ अरिथमियास, और सडन डेथ भी हो सकती है। फिफ्थ, border line between the North and South Korea is known as A. 10th parallel, B. 30th parallel, C. Sigman-Rhee line, or D. Douglas-MacArthur. B. आंसर इज B. 30th parallel. न्यूज में इसलिए आया दोस्तों कि ऑन द 2 जनवरी जो है 2022 अनआइडेंटिफाइड पर्सन क्रॉस इनटू द नॉर्थ कोरिया। इसके पहले बंदा जो है वो डीमिलिटराइज्ड जोन में पाया गया था और इसको अभी साउथ कोरिया ने कुछ रोका टोका नहीं तो चला गया है वहां पे, है ना। अब ये 30th पैरेलल यानी क्या है, इज नथिंग बट द 30th लैटिट्यूड नॉर्थ which demarcate roughly North and South Korea. It was a line actually chosen by the US military planners at the Potsdam Conference on the July 1945, है ना। वर्ल्ड वॉर के बाद में ये लाइन डिमार्केट कर दी गई है। लाइन वॉज इंटेंडेड एज अ टेम्पररी डिवीजन ऑफ कंट्री बट ऑन द ऑनसेट ऑफ द कोल्ड वॉर, है ना। ये एक सेपरेट यूएस ओरिएंटेड रेजिम जो है इन साउथ कोरिया, वहां पे अंडर द सिगमैन-री एंड कम्युनिस्ट रेजिम इन द नॉर्थ एरिया अंडर द किम सेकंड संग, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। और ये देखो फोर्टिफाइड है, फेंसिंग है। ये हो गया नॉर्थ कोरिया का और ये हो गया साउथ कोरिया की पोस्ट। इसको ये बंदे ने क्रॉस करके चला गया, इसलिए न्यूज में आया। इसका बेसिक क्वेश्चन आ सकता है।